हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो देखिए, आज हम क्लास 9th की जो हमारी इकोनॉमिक्स की बुक चल रही है उसका हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा प्रॉपर्टी एज अ चैलेंज। हमारा ये दूसरा लेक्चर रहने वाला है। ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि देखिए, संडे को हम मेनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं, जो कि ऑलरेडी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के प्रीलिम्स में पूछे गए थे। तो उसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा। आज हम क्लास 9th की जो हमारे चैप्टर 3 है उसको डिस्कस कर लेते हैं। कल आपको एमसीक्यू की वीडियो मिल जाएगी। बेसिकली उसकी पीपीटी नहीं बना था, तो इसलिए उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। और जो सैटरडे की आपकी करंट अफेयर की वीडियो है वो आपको आज रात को 10:30 बजे मिल जाएगी। अगर आप आज नहीं देख पाओगे तो कोई बात नहीं, आप कल भी देख लेना, वो ऑलरेडी अपलोडेड रहेगी, हटेगी नहीं। देखिए, दो सब्जेक्ट हम पैरेलल में लेके चल रहे हैं। एक है हमारी इकोनॉमिक्स और दूसरा है हमारा एक स्टैंडर्ड बुक सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो एक स्टैंडर्ड बुक है उसको हम कवर कर रहे हैं, जो कि हमारा इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत। अगर आपके पास ऑप्शनल PSIR है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, तो उसमें भी आपको क्या है, एक इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, तो उसमें भी आप एम लक्ष्मीकांत या अदर किसी राइटर्स को या अदर कोई इंडियन पॉलिटी की बुक कंप्लीट करना चाहो तो सेम ही चीज़ है। बस थोड़े से वर्ड अलग हो जाते हैं, चैप्टर ऊपर नीचे हो जाते हैं, बाकी हर चीज़ सेम रहता है। तो एक स्टैंडर्ड बुक लेके चल रहे हैं और साथ में NCERT, दो बुक पैरेलल है हमारे। ऑलरेडी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो NCERT है पॉलिटिकल साइंस, उसको खत्म कर दी गई है। प्लेलिस्ट पे वो सारी वीडियो अपलोडेड है। आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में भी लिंक क्लिक करके प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो, या चैनल पे क्लिक करके आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो सकते हो। वहां से जाकर के आप वीडियो देख ले, सारी चीज़ें आपके वहाँ पे कंप्लीटेड है। इकोनॉमिक्स कंप्लीट होने के बाद हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से NCERT और एक स्टैंडर्ड बुक हमारे पैरेलल में चलता रहेगा। और आपको पता है कि जैसे कि हमारी सीरीज है वीडियो की, उसमें हम संडे को मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के। तो वो हम आपको कल यानी कि मंडे मिल जाएगी उसकी वीडियो। आज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एक चैप्टर और बचेगा, फोर्थ चैप्टर, फूड सिक्योरिटी को लेकर के। उसको हम एम लक्ष्मीकांत का जब 33 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तब उसके बाद हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका 9th क्लास की जो इकोनॉमिक्स है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मेनली जो इकोनॉमिक्स है वो आपकी 9th स्टैंडर्ड से शुरू होती है। 8th तक आपका 3 ही बुक चलता है, सिविक्स, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। तो चलिए देखिए, आपको एक बार बता देता हूँ जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, प्रॉपर्टी की डिफिनेशंस के बारे में हमने बात किया था। जो कॉजेज ऑफ प्रॉपर्टी है, देखिए अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर गरीबी के बहुत से रीजन है। पहला है पॉपुलेशन इंक्रीज होना, लो लिटरेसी रेट। फिर हम जो बात करते हैं टेक्निकल स्किल की कमी होना, टाइम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टेक्निकल स्किल लोगों के पास ना होना, ये भी एक रीज़न है। और बहुत से ऐसे कारण है जिसके कारण से हमें क्या, हमारी कंट्री के अंदर आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी सिर्फ हमारी ही कंट्री में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप पाकिस्तान की बात करो, वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉपर्टी है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी पाई जाती है वो हमारी कंट्री में पाई जाती है। तो हमारी कंट्री में प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में क्या कहा था कि देखिए, अकॉर्डिंग टू फैक्ट की बात करें तो हर 4 में से 1 पर्सन क्या है, गरीब है। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था। फिर हमने प्रॉपर्टी लाइन के बारे में बात किया था। फिर हमने सोशल साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी किसे कहते हैं उसको डिस्कस किया था। प्रॉपर्टी लाइन में हमने 2 कमिटी के बारे में डिस्कस किया था, तो जिसमें हमने यानी कि अर्बन प्रॉपर्टी और रूरल प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस किया था। किसके बेस पे, प्रॉपर्टी लाइन के बेसिस पे। फिर हमने NSSO, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या है प्रॉपर्टी, उसने क्या एस्टिमेट लगाए थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। कैलोरीज के बेस पे डिस्कस किया था और इनकम के बेस पे प्रॉपर्टी लाइन जो डिफाइन की जाती है उसको डिस्कस किया था हमने। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारी सोसाइटी के अंदर, यहाँ पे मेनली हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं क्योंकि हम अभी इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बेस हम अपनी कंट्री को लेके चल रहे हैं। देखिए, अगर हम आज बात करेंगे कि जो वर्नेबल ग्रुप्स है, जिसे हम कमजोर वर्ग या आप
सुरक्षित, असुरक्षित वर्ग या समूह, समूह कह सकते हो। उसके बारे में आप सब आज डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि जो अंतरराज्यीय असमानताएं हैं, यानी कि इंटर स्टेट जो भी आपको या मतलब आपको इंटरनेशनल जो भी इनइक्वालिटीज देखने को मिलेगा, ग्लोबल प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टी के कारण क्या क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी किस तरीके से ख़त्म किए जा सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको कैसे ग्रोथ किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं कि जो हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इंटेंसिव या क्या क्या स्टेप उठाए गए प्रॉपर्टी को दूर करने के लिए। फिर हम बात करेंगे मनरेगा जो एक्ट था 2005 में हुआ था उसके बारे में। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए मेनली क्या है, जब आप एग्जाम में बैठते हो तो एग्जामिनर आपसे योजना पे बहुत क्वेश्चन पूछता है। योजना से रिगार्डिंग है आपका कि ये आपसे सोसाइटी के रिगार्डिंग में भी पूछ सकता है, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ सकता है। इसमें हम प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के बारे में बात करेंगे। रूरल एम्प्लॉयमेंट सृजन जो प्रोग्राम्स था 1995 का उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके क्या उद्देश्य थे। फिर हम जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना था जो कि 2000 में आया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बात करेंगे निर्धारणता से संबंधित अन्य कार्य, यानी कि और क्या क्या कारण है प्रॉपर्टी के उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से जो हमारे चैप्टर है, चैप्टर 3 प्रॉपर्टी एज अ चैलेंज, वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से कुछ जगहों पे प्रॉपर्टी कम हुई है, तो उसमें हमने मेनली पंजाब और हरियाणा में कृषि के बेस पे डिस्कस किया था। केरल में हमने ह्यूमन फॉर्मेशन यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बेस पे डिस्कस किया था कि केरला के अंदर मेनली लिटरेसी रेट पे ज़्यादा फोकस किया गया था, जिससे कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस है उसके वजह से निर्धनता कम हुई थी, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो कम हुआ था। फिर हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है। अगला जो चैप्टर हमारा फूड सिक्योरिटी, जिसमें हम मेनली बात करेंगे फूड क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और अवेलेबल, ये 3 कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। इसको हम 4th लेक्चर चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे, वो भी आपका लेक्चर बाय लेक्चर डिवाइडेड ही होगा। तो देखिए अगर हम आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु की बात करते हैं तो वहाँ पे जो फूड है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के प्रॉपर्टी कम की गई थी। और बंगाल की बात करते हैं जो हमारा वेस्ट बंगाल है, तो वहाँ पे लैंड रिफॉर्म करके क्या है प्रॉपर्टी दूर करने की कोशिश की गई थी। ये चीजें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। सबसे पहले आज जो लेक्चर 2 है उसका जो पहला टॉपिक है वर्नेबल ग्रुप्स, यानी कि जिसे हम कमजोर वर्ग या हम असुरक्षित समूह भी कहते हैं। तो इसमें आपका मेनली क्या है देखने को मिलेगा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स आपको देखने को मिलेगा। क्या हम बात करते हैं जो रूरल एरिया में जो कि सिमिलरली क्या है, या आप इकोनॉमिक ग्रुप्स की भी बात कर सकते हो, तो ये सारे आपको क्या है कमजोर वर्ग में देखने को मिलेगा, यानी कि वर्नेबल ग्रुप्स में देखने को मिलेगा। अगर हम रूरल एरियाज की बात करते हैं तो लेबर हाउस होल्ड, अर्बन कैजुअल की अर्बन एरियाज में बात करते हैं जो कैजुअल लेबर्स होते हैं, कैजुअल लेबर्स हाउस होल्ड, तो ये किसमें आते हैं, ये आते हैं वर्नेबल ग्रुप्स में। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी की बात करें, यानी कि अभी जो स्टडी की गई है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो एक्सपेक्ट जो हमारा शेड्यूल ट्राइब्स है अदर तीनों ग्रुप्स, यानी कि अगर हम शेड्यूल कास्ट और रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स और अर्बन कैजुअल लेबर्स हाउस होल्ड के मुकाबले बात करें तो उसमें आपको शेड्यूल ट्राइब्स में गरीबी ज़्यादा देखने को मिलेगी। हैव बीन अ डिक्लाइन इन प्रॉपर्टी 1960। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि देखिए इन तीनों के मुकाबले यानी कि अन्य सभी तीनों समूह, यानी कि जो हमारा शेड्यूल कास्ट है, रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स है और जो अर्बन कैजुअल लेबर्स हाउस होल्ड है में क्या है 1900 दशक के में क्या है गरीबी में आपको क्या है एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। फिर देखिए बात करते हैं जो आपको देखने को मिलेगा इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूट्स, या आप ऐसे भी कह सकते हो अंतरराज्यीय जो असमानता है। तो वो हर एक स्टेट में क्या है आपको प्रॉपर्टी अलग अलग देखने को मिलेगा। हर एक स्टेट में प्रॉपर्टी का मतलब है, मैं एक ब्लैंक पेज पे आपको एक डाटा के हिसाब से डाटा के अकॉर्डिंग में समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस स्टेट में कितनी प्रॉपर्टी देखने को मिले। इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूट यानी कि डिस्पैरिटीज का मतलब आपको यही है कि अलग अलग स्टेट में आपको क्या है अलग अलग प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। देखिए चलिए चलते हैं एक ब्लैंक स्लाइड पे पहले।
तो देखिए अगर हम बात करते हैं उड़ीसा में, तो उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा कितना 47.2%। हम परसेंटेज की बात करेंगे, देखिए मैं पूरा स्टेट का नाम नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्टकट ही लिखूंगा, आप समझ जाइएगा। बात करते हैं बिहार में, तो बिहार में आपको कितना 42.6%। फिर मध्य प्रदेश में, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पे आपको 37.4% प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। आसाम में आपको देखने को मिलेगा 36.1%। त्रिपुरा की बात करोगे तो त्रिपुरा में आपको देखने को मिलेगा 34.4% प्रॉपर्टी। फिर उत्तर प्रदेश में बात करो तो उत्तर प्रदेश में आपको बिहार के कंपेयर में कम प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, 31.2% प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। आप वेस्ट बंगाल की बात कर लो तो वेस्ट बंगाल में आपको जो प्रॉपर्टी रेट देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलेगा 27.1% प्रॉपर्टी। फिर जम्मू कश्मीर की बात कर लो तो वहाँ पे आपको क्या है सबसे कम, यानी कि 3.5% प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में बात करोगे तो वहाँ पे 25% प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में आपको 21.1% प्रॉपर्टी, कर्नाटका में 20% प्रॉपर्टी, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा 15.8% प्रॉपर्टी। फिर बात करते हैं राजस्थान में, जो आपको राजस्थान में प्रॉपर्टी रेट देखने को मिलेगा 15.3%, गुजरात में 14%, केरला में यानी कि केरल में 12.7%, हरियाणा में 8.2%, दिल्ली में 8.2%, सॉरी यहाँ पे हरियाणा में 8.7, दिल्ली में 8.2, हिमाचल प्रदेश में 7.6 एंड पंजाब में 6.2 प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। यानी कि मैंने ये वो राज्य बताए हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी लाइन के नीचे के लोग क्या है परसेंटेज में, राज्य के निर्धारित जो निर्धनता रेखा के नीचे के लोग के जो परसेंटेज है वो मैंने आपको बताया। देखिए ये मैं अपने मन से नहीं, जो बुक का सोर्स है मैं उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। अब जो टाइम है वो टाइम टू टाइम अब क्या है ये सब जो स्टैटिक्स है जो डाटा है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि जो प्रॉपर्टी वाली जो डाटा है आप उसको करंट को लेकर के चलो, ठीक है। आप गूगल पे भी सर्च करोगे कि इंडिया की जो अभी करेंटली प्रॉपर्टी रेट है हर एक स्टेट की वो कितनी है, तो उसके हिसाब से आप लेके चल सकते हो। देखिए ऐसी अवस्था जिसमें हम समाज का एक भाग क्या है निश्चितम न्यूनतम यानी कि जो सबसे नीचे वाला है वो कंज्यूम लेवल से नीचे जीवन यापन कर रहा होता है। ये भी मैंने कल आपको बताया था जब हमने प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में क्या किया था डिस्कस किया था। चलिए ये तो हो गया आपका। तो देखिए अगर हम इंटर स्टेट की बात करते हैं, जो इंटर स्टेट आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, तो इंटर स्टेट में क्या है कि देखो हर एक राज्य में जो प्रॉपर्टी है लोगों को परसेंटेज के अनुसार ये एक इक्वल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि हमने अभी परसेंटेज के बारे में बात बताया थी कि हर एक स्टेट में आपको जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग परसेंटेज पे देखने को मिलेगा, यानी कि इनका जो रेशियो निकाल लो तो वो अलग अलग देखने को मिलेगा, एक बराबर नहीं मिलेगा। अब देखिए सबसे ज्यादा अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो वो आपको बिहार और उड़ीसा में देखने को मिलेगा जो कि 40% से ज्यादा प्रॉपर्टी है। और सबसे अगर हम कम प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा। तो यहाँ पे या आप केरला की बात कर लो, फिर आप या हम जम्मू कश्मीर की बात कर लो, तो सबसे कम प्रॉपर्टी इन रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं ग्लोबल जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में, तो देखिए अगर ग्लोबल प्रॉपर्टी सिनेरियो की बात करें तो देखिए चाइना और जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है तो वहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही है। इसका जो मेन कारण क्या है कि जो इकोनॉमिक है वो तेजी से क्या हो रहा है ग्रो हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है और ह्यूमन रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा क्या है डेवलप हो रहा है, जिसके वजह से आपको चाइना और साउदर्न ईस्ट कंट्रीज में जो प्रॉपर्टी है वो डिक्लाइन होता हुआ चलेगा। अगर हम बात करते हैं सब सहारा अफ्रीकन में तो प्रॉपर्टी वहाँ क्या है 51% डिक्लाइन हुई है 2005 में। तो देखिए और बात करते हैं तो कितना 2015 में 41% डिक्लाइन हुआ है।
फिर अगर हम लैटिन अमेरिका की रेशियो की बात करते हैं, जो प्रॉपर्टी रेशियो है वो कितना 10% हुआ था 2005 में और 4% हुआ है 2015 में। तो ये ग्लोबल प्रॉपर्टी की जो सिनेरियो है, आप ये भी डाटा याद रख सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं किसके बारे में, कॉजेज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी के बहुत से कारण होते हैं। चाहे आप बात कर लो कि जो जब हमारा देश कॉलोनियल था, आपको पता होगा कि 1600 में हमारी कंट्री में एक ईस्ट इंडिया कंपनी करके एक ब्रिटेन की ब्रिटिश कंपनी आती है, जो 1600 से लेकर के 1857 तक हमारी कंट्री पे रूल करती है। और 1857 में यानी कि जो फर्स्ट रिवॉल्ट होता है, तो उस टाइम से लेकर के 1947 तक क्या है, ब्रिटिश का रूल हमारी कंट्री पे रहता है। यानी कि देखिए जो पहला चार्टर एक्ट पास हुआ था, पहला चार्टर एक्ट पास होते उसमें क्या दिया था कि अब जो इंडिया है, इंडिया की जो कंट्रोल होगी वो किसके हाथ में होगी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में होगी। तो इसलिए हम, आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे कि जो कॉलोनियल टाइम है उसको दो टर्म में डिवाइडेड किया गया। एक था ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल और दूसरा रखा गया था ब्रिटिश का रूल, ब्रिटिश इंडिया का रूल आप एक भी कह सकते हो। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, जब हमारी कंट्री को ब्रिटिश ने अपना कॉलोनियल बना रखा था, तो उनके द्वारा क्या है, जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उन्होंने क्या कर रखा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। चाहे हम अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात कर लें, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की बात कर लें, तो जो भी हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी इंडिया के अंदर, तो सबसे पहला काम किया गया ब्रिटिश के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय करने का। तो जिसकी वजह से जो हमारी पॉलिसी, जो भी हमारी रिसोर्सेज थे, तो ब्रिटिश के द्वारा ऐसे ऐसे पॉलिसीज लाए गए कॉलोनियल टाइम पे, कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे हमारी जितनी भी हैंडीक्राफ्ट, जो भी ट्रेडिशनल ट्रेड्स थे, इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, ये सब क्या होते चले गए, धीरे धीरे डिक्लाइन होते चले गए। और जितनी भी जो रिसोर्सेज थे वो हमारी कंट्री से निकाल करके वो बाहर लेकर के चले गए, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम थी लोगों की, वो काफ़ी ज़्यादा लो हो गई, जिस पे लोगों ने रिवॉल्यूशन से स्टार्ट कर दिया था। यानी कि लोगों की जो इनकम थी वो इतनी ज़्यादा लोग खराब हो गई थी कि ज़बरदस्ती उनसे टैक्स लिया जा रहा था। टैक्स के रिगार्डिंग में अलग अलग पॉलिसीज लेके आ रहे थे, तो जो भी क्रॉस पैटर्न था उसको चेंज करवा दिया गया था। मेनली कारण क्या था कि ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पे ब्रिटिश को अपना प्रॉफिट चाहिए था। तो और फिर बात करते हैं, ये तो कॉलोनियल टाइम से हो गई कि आज भी अगर हम देखें तो हमारी कंट्री क्या है, प्रॉपर्टी को फेस कर रही है। फिर देखिए ये तो कॉलोनियल टाइम का एक कॉलोनियल हिस्टोरिकल, इसको आप हिस्टोरिकल रीजन में डाल सकते हो क्योंकि ये हमारे पास्ट से रिलेटेड है। और आपको मैंने बताया था, एक यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रख लीजिए कि जब हम बीते हुए समय की स्टडी करते हैं या जो टाइम बीत चुका होता है, जब हम स्टडी ऑफ पास्ट करते हैं तो वो हमारा हिस्ट्री कहलाता है। तो यहाँ से ये आप एक हिस्टोरिकल रीजन रख सकते हो, ऐतिहासिक कारण। दूसरा है हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन डे बाय डे क्या है, इंक्रीज होती जा रही। आज के टाइम पे अगर हम बात करें 2021, अभी हमारा 23 चल रहा है, तो हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ के आसपास में है। एस्टिमेट लगाया जाता है कि हम आने वाले सालों में क्या है, चाइना को भी पीछे कर देंगे। चाइना की जो आबादी है वो 145 करोड़ के आसपास है और बस हम 5 करोड़ पीछे हैं चाइना को रिप्लेस करने में पॉपुलेशन के नंबर पे। तो हमारा दूसरा रीज़न हो गया कि हमारी कंट्री में क्या है, काफ़ी ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, एक इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस देखने को मिलेगा। उस पर फिर इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस के हिसाब से आपको लो लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा, लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लो इकोनॉमिक ग्रोथ। आज के टाइम पे हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ी सी तेज़ी से बढ़ रही है कि जब आप अलग अलग जो हमारी कंट्री में जीडीपी ग्रोथ है वो अभी क्या है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग एस्टिमेट लगाए जाते हैं, तो अभी करंटली 6.7 के आसपास में चल रहा है। ठीक है, फिर देखिए बात करते हैं कि हमारी कंट्री में जो लैंड है या जो अदर रिसोर्सेस हैं उसका क्या है, अनइक्वली तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन। और आप देख सकते हो कि जो सोशलिस्ट है या जो हम बात करते हैं यानी कि जो सामाजिक है और जो सांस्कृतिक है उसका कारण, तो इन कारणों से क्या है हमारी कंट्री में आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि कैसे हम प्रॉपर्टी को ख़त्म कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग में क्या वे ऑफ फॉरवर्ड होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अगर हमें अपनी कंट्री के अंदर प्रॉपर्टी ख़त्म करनी है तो सबसे पहले हमें क्या है, अपनी जो पॉलिसीज़ है उसको क्या करना होगा, डेवलप करना होगा।
मतलब क्या है इसका कि एक जो प्रमुख उद्देश्य है, एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए, एक ऐसा एम होना चाहिए कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा रैपिडली क्या करे, ग्रो करे। अगर मैं देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि चाइना और साउदर्न एशिया कंट्रीज़ के अंदर पॉवर्टी क्यों डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है वो इंक्रीज़ हो रही है। इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है किसमें, तो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे। तो यहाँ से एक पॉइंट तो आपका ऐसे ही निकल गया कि ज़रूरत है कि हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए किस पे, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे। फिर आप बात कर देखो, इसमें अगर हम बात करते हैं कि दो मेनली कारण हैं कि आप इकोनॉमिक को रैपिडली ग्रोथ करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए उसको पुशअप करो, मोटिवेट करो, और दूसरा है एक लक्षित यानी कि एक एम डिसाइड कर लो कि हमें क्या करना है सोसाइटी से पुअर्स को यानी कि गरीबी हटाने के लिए एक एम डिसाइड करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम अपनी कंट्री में क्या है एम यानी कि मतलब किस तरीके से हम अपनी कंट्री से पॉवर्टी रिमूव कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक को किस तरीके से रैपिडली ग्रोथ कर किया जा सकता है या कैसे उसको बूस्टअप दिया जा सकता है, कैसे हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ या हम बात करते हैं किसके द्वारा, जो पॉवर्टी है उसको क्या है डीपली स्टडी करने की भी ज़रूरत है कि हम उसके रिगार्डिंग में डीपली स्टडी करें। अगर हम इकोनॉमिक बात करते हैं, जो इकोनॉमिक इंक्रीजिंग के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या है हमें व्यापक बनाना होगा, जिसमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो डेवलप में निवेश करने के लिए अभी मैंने जस्ट बताई, जैसे चाइना में क्या किया जा रहा था, ह्यूमन रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा था। वही चीज़ ज़रूरत है कहाँ केस में, हमारी कंट्री में। आपको याद होगा कोविड-19 से पहले चाइना को क्या माना जाता था, एक मैन्युफैक्चर हब माना जाता था। आप कोई भी टॉय खरीद लीजिए, चार्जर खरीद लीजिए, उसमें क्या लिखा रहता था, मेड इन चाइना लिखा रहता था। तो अभी हमारी करंट गवर्नमेंट के द्वारा एक जो स्टेप उठाया गया था कि मेक इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हो, आत्मनिर्भर भारत। तो ये सब क्या है, एक तरीके से अपनी इकोनॉमिक को बूस्टअप देने की पॉलिसी थी, जिसमें बात रखी गई थी अब जो भी प्रोडक्शंस होगा, जो भी चीज़ें बनाई जाएगी हमारी कंट्री में ही बनाई जाएगी, भारत उसमें क्या करेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। जैसे इसका एक एग्जांपल आप रख सकते हो, जो वंदे भारत ट्रेन है वो क्या है, एक स्वदेशी ट्रेन है, उसको हमने खुद की टेक्नोलॉजी से देश के अंदर ही बनाया है। आज के टाइम पे देखिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू आपको जो भी चीज़ें देखने को मिलेगा वो भारत में ही असेंबल किया जा रहा है। तो देखिए जब गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों के ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करती है, खर्च करती है डेवलपमेंट पे, तो कंट्री में क्या है मैन्युफैक्चर्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। लोगों के पास नए नए स्किल्स आते हैं, नए स्किल्स आने की वजह से नए नए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होने लगती हैं। जब लोगों के पास जॉब्स होंगी, उनकी जो वेजेस मिलेंगे, उससे धीरे धीरे क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक में जो प्रॉवर्टी है यानी कि एक तो हमारी नेशनल इनकम ग्रोथ होगी, जीडीपी ग्रोथ होगी, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शंस होगा उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और जब लोगों को काम के वेजेस मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पॉवर्टी लाइन से क्या है बाहर निकलते चले जाएंगे। तो ज़रूरत है आज के टाइम पे ऐसे ही प्रोग्राम्स को और लाने की, ताकि हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है प्रोडक्शंस में इन्वॉल्व हो सके। देखिए सिर्फ हम प्रोडक्शंस में किसी भी गुड्स के ही प्रोड्यूस की बात नहीं करते हैं, प्रोडक्शंस में आपकी सर्विसेज भी आती हैं, और जो कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है यानी कि गुड्स की जो प्रोडक्शन हो तो वो भी हमारे प्रोडक्शंस में ही इंक्लूड होती है। या आप सर्विस सेक्टर की बात कर लो तो सर्विस सेक्टर में भी वेल स्किल वेल एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से लिटरेसी रेट में हम इम्प्रूव करके भी क्या कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी है उसको हम अपनी कंट्री के अंदर डिक्लाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो मैंने अभी बताया था कि जो एक एम निर्धारित करने की ज़रूरत है। अब एम निर्धारित करने की ज़रूरत में जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स उठाए जा रहे थे, या गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स उठाए गए, जैसे कि मनरेगा एक्ट लाया गया था, या हम प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री यानी कि ग्रामोदय योजना की बात करते हैं, या हम डिफरेंट काइंड्स की जो पॉलिसीज लाए गए थे, इसमें मेनली प्रमोट किसको किया जा रहा था कि लोगों के पास क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। सबसे पहले हम बात करते हैं मनरेगा के बारे में। तो मनरेगा के रिगार्डिंग में भी क्या है आपसे क्वेश्चन
पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो देखिए प्रमोशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और दूसरा देखने को मिलेगा टारगेटिंग एंटी प्रॉवर्टी प्रोग्राम्स, मतलब कि किस तरीके से प्रॉवर्टी को ख़त्म किया जाए। मैंने इसी स्लाइड पर समझा दिया और वो लिखा हुआ आपको इधर मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मनरेगा के बारे में। या तो आपसे वेरी शॉर्ट में मनरेगा के फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। यहाँ से एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि मनरेगा एक्ट किस ईयर में पास हुआ, तो एमसीक्यू में तब 2005 हो जाएगा, और वेरी शॉर्ट में या तो मनरेगा के रिगार्डिंग में पूछ सकते। 3 नंबर में कह सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मनरेगा एक्ट। तो देखिए जो मनरेगा एक्ट था 2005 में पास हुआ था, इसका मेन मकसद था रूरल एरियाज में। देखिए मनरेगा सिर्फ आपके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के बाकायदा इंटरव्यू में भी कैंडिडेट से पूछा गया था कि आप ये बताइए कि जो मनरेगा है वो सिर्फ रूरल एरियाज में ही लोगों को एम्प्लॉय देने की बात करता है या अर्बन एरियाज में। तो देखिए जो मनरेगा है ये रूरल एरियाज के लिए है, ना कि अर्बन एरियाज के लिए। एक चीज और याद रखिएगा, जो एरिया आधा रूरल और आधा अर्बन में आता है उसमें भी क्या है मनरेगा इम्प्लीमेंट होगा, वहां पे भी लोगों को इस एक्ट के तहत 100 दिनों की रोजगार दी जाएगी। लेकिन जो प्रॉपरली अर्बन में आता है तो वहां पे लोगों को मनरेगा के तहत जॉब नहीं दी जाएगी, ये चीज याद रखिएगा। तो देखिए इसका जो लक्ष्य रखा गया है, एम रखा गया है कि लोगों को 100 दिन का वेजेस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, इंश्योर कराना, जिससे कि क्या है जो उनकी लाइवलीहुड है उसको क्या किया जा सके, सिक्योर किया जा सके, उनको सिक्योरिटी दी जा सके। कहाँ पे, तो रूरल एरियाज में। तो देखिए इसका एक मेन ये भी था कि सूटेबल डेवलपमेंट करना, एड्रेसेस द काउजेस ऑफ ड्रॉप, जिससे कि कंट्री के अंदर प्रॉपर्टी डिक्लाइन की जा सके। डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन, 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब्स हैव बीन रिजर्व फॉर वोमेन। यहाँ पे फिर क्या है, वोमेन्स के द्वारा जो जॉब्स हैं वो रिजर्व रखी गई। एक चीज और याद रखिएगा, मनरेगा के अंदर यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, इसमें आपको ज़्यादातर वोमेन ही काम करते हुए नजर आएंगी। कहीं पे भी अगर आप रूरल एरियाज में देख लेना तो ज़्यादातर इसके तहत वोमेन ही काम करेंगी। तो अलग अलग कंट्रीज के द्वारा क्या मतलब अलग अलग स्टेट के द्वारा मनरेगा के रिगार्डिंग में अलग अलग पॉलिसीज भी बनाई जा रही थी। फिर देखिए बात करते हैं 1993 में प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना शुरू किया गया था। इसका जो मेन जो लक्ष्य था इस प्रोग्राम का वो क्या करना था, क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करना था। किसके लिए, जो भी एजुकेटेड है और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है रूरल एरियाज के अंदर में, और जो भी छोटे स्मॉल टाउन है उसमें। तो जैसे कि देखिए अभी रिसेंटली कुछ साल पहले क्या था, तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनकी एक जो स्पीच थी उसमें ये कहा गया था कि यदि रोजगार नहीं मिल रहा है तो आप चाय का ठेला लगा सकते हो। तो इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन अगर हम उसका एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो यहाँ पे क्या है, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात हो रही है। या आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आपने MBA चाय वाले का नाम सुना होगा, ठीक है, MBA चाय वाला, ठीक है। तो ये क्या है कि अपना बिजनेस कर रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे, तो यहाँ पे खुद भी काम दे रहा है, साथ साथ में क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का भी काम कर रहा है। तो देखिए यदि जब कोई पर्सन अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो उसी चीज के लिए क्या है, 1993 में प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना स्टार्ट किया गया था, जिसमें कि जो एजुकेटेड है, जो पढ़े लिखे हैं, जो यूथ हैं गांव के अंदर, वो खुद का अपना क्या कर सके, एक बिजनेस स्टार्टअप शुरू कर सके। देखिए चाहे आप खुद जब कंट्री खुद की बिजनेस में प्रमोट करने लगती है तो साथ साथ में प्रोडक्शंस तो बढ़ता ही है, यानी कि हमारी GDP ग्रोथ तो होता ही है, साथ साथ में क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बहुत से एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होता है। तो इसी के रिगार्डिंग में 1993 में ये योजना पास किया गया था। फिर देखिए 1995 में रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसका जो मेन उद्देश्य था, यानी कि जो मेन एम था इस प्रोग्राम का, वो क्रिएट करना था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कहाँ पे, रूरल एंड स्मॉल टाउन। तो इन दोनों का जो मकसद था, इन दोनों एक्ट का वो सेम था। देखिए फिर बात करते हैं किसके बारे में, कि हमारी कंट्री के अंदर किस वे में, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था। अब देखिए बात करते हैं कि किस तरीके से जो हम क्या कर सकते हैं, एक एक चीज और एक
दो योजना आप यहाँ पे और देख लीजिए। देखिए, एक है हमारा 1999 में जो कि था हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना SGSY लॉन्च हुआ था 1999 में। इसका मेन मकसद क्या था, जो भी पुअर फैमिली है उन्हें असिस्ट देना एवं जो प्रॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, और किसके द्वारा, बाय ऑर्गेनाइजेशन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा। और इसमें बात करते जो मैक्सिमम बैंक क्रेडिट है यानी कि गवर्नमेंट सब्सिडीज वो प्रोवाइड कराना। फिर देखिए बात करते हैं 2002 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना स्टार्ट हुआ था। इसका जो मेन मकसद था वो क्या था, हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, या हम ग्रामीण आश्रय यानी कि शेल्टर, रूरल शेल्टर की बात करते हैं, या हम रूरल ड्रिंकिंग वाटर, या हम बात करते हैं रूरल ड्रिंकिंग वाटर का रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस के बारे में इसमें बात रखी गई थी। तो ये सारी चीज़ें थे, ये वो पॉइंट्स थे जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि किस तरीके से एंटी प्रॉवर्टी यानी कि प्रॉवर्टी खत्म करने के लिए जो हमारी कंट्री के द्वारा कुछ स्टेप्स उठाए गए थे। देखिए फिर बात करते हैं कि जो प्रॉवर्टी है वो हमारे लिए एक चैलेंज की तरह क्यों है, यानी कि उसके अगर हम आगे की चुनौती की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो प्रॉवर्टी रिडक्शंस किस तरीके, या तो देखिए ज़रूरत है कि आज से 10 से 5-15 साल के बीच में क्या है कि किसी भी तरीके से हम अपनी कंट्री से क्या कर सके, प्रॉवर्टी को हटा सके। देखिए भारत में गरीबी यानी कि बात करते हैं भारत में गरीबी, या गरीबी भारत में निश्चित रूप से कम तो हुई है, यह भी भारत के सबसे सम्मोहक चुनौतियों में से एक था। यानी कि आज के टाइम पे भी बात करें तो हमारी कंट्री में प्रॉवर्टी तो कम हुई है, यानी कि कमी अगले 10 से 15 साल वर्षों में बेहतर प्रगति की एस्टिमेट किया जाता है, जो कि कहा भी जाता है कि आने वाले टाइम पे अलग अलग एस्टिमेट के द्वारा, अलग अलग स्टडीज के द्वारा, कि आने वाले टाइम पे क्या है भारत के लिए, जो हमारी कंट्री के लिए जो टाइम रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, गोल्डन टाइम्स रहने वाले, जिसमें हम अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा रहेगी। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे ज़्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसमें हम यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, डिक्लाइन पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, और फिर बात करते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सोसाइटीज में, इन सब की कंडीशंस के रिगार्डिंग में। एक चीज़ और याद रखिए फ्रेंड, एक पॉइंट टॉपिक और बता देता हूँ, जैसे कि हम बात करते हैं हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग काउजेस और क्या कारण है प्रॉपर्टी के। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंडलेस, बहुत से लोगों के पास लैंड ना होना, क्योंकि आप जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ोगे तो लैंड क्या है, एक रिसोर्सेस भी है बट एक लिमिटेड रिसोर्सेस है, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको पता है कि अर्थ हमारा जो लैंड है वो एक लिमिटेड रिसोर्सेस, जिसके वजह से बहुत से लोगों के पास क्या है, बहुत से लोग आज के टाइम पे लैंडलेस हैं, लोगों के पास जमीनें नहीं है। फिर बात करते हैं जो फैमिली का जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा, लाइक ज्वाइंट फैमिली आप रख सकते हो। फिर हम बात करते हैं एक पुअर हेल्थ, फिर बात करते हैं यानी कि अनहेल्पलेस, यानी कि किसी भी तरीके की कोई सहायता नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट, जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम, और बात करते हैं चाइल्ड लेबर। ये वो अदर काउजेस हैं किसके, हमारी कंट्री के अंदर प्रॉवर्टी के। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 3 था वो कंप्लीट हो चुका है। कल हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो प्रैक्टिस करेंगे जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। देखिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर होते हैं ना, जब आप उसको एनालाइज करोगे तो वो आपके लिए गाइडेंस का काम करता है कि एग्जामिनर आपसे क्या सवाल पूछता है और क्या आंसर हो सकता है। तो या एक तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखिए आपको एक आइडिया मिलता जाता है कि किस टॉपिक पे आपको कितना फोकस करना है और किस टॉपिक से सवाल निकाले जा सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सिलेबस के साथ साथ आप क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जरूर लगा के देखें, जरूर एनालाइज करें, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम आता किस पैटर्न से है और एग्जामिनर जो क्वेश्चंस पूछ रहा है आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या लगा के रखता है। तब जाकर के कहा जाता है कि यदि आप प्रीवियस ईयर स्टार्टिंग में आप किसी भी कैंडिडेट का एग्जाम या इंटरव्यू उठा करके देख लो तो वो पहला सजेशन यही करेगा कि आप की नॉलेज कितनी है, आपका बैकग्राउंड क्या है, वो आप बाद में डिसाइड कर, बाद में देखना। पहले आप जो जिस एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो उसको आप उसका सिलेबस देखो, सिलेबस देखने के बाद मिनिमम 10 साल का क्या है, 10 साल 5 साल का पेपर एनालाइज करो। ये हर एक एग्जामिनर्स के द्वारा, हर एक टॉपर्स के द्वारा सिर्फ इसीलिए कहा जाता है, वो एक तरीके से आपके लिए क्या करता है, सोर्स का गाइडेंस का काम करता है। तो इसीलिए हम हर वीकेंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं
अब तो आज तो नहीं हो पाया, बट हम इसको कल जरूर डिस्कस करेंगे। वीडियो को रिगार्डिंग में कोई भी सजेशंस देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।